हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम करने वाले हैं अपना सेक्शन 11 जो कि आपका फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। मतलब वो फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू के कहीं आसपास भी नहीं दिख रहे हैं पर वो रिलेवेंट हैं। कोई सिचुएशन होती है ना जहाँ पे आपको साफ साफ तो नहीं पता चल रहा है कि हाँ ये बंदा उस जगह पे होगा, पर हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटीज तो हैं, या तो किसी चीज का एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस, कोई बात है जो कि रेलेवेंट हो सकती है। ठीक है, इन शॉर्ट वो सिचुएशंस जो कि इनकंसिस्टेंट है आपकी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से। मतलब मेन चीज से तो रेलेवेंट है ही नहीं, वो कहीं घूम फिर के रेलेवेंसी उसकी नजर आ रही है। तो यही है कि वो कनेक्शन नहीं है उतना। ओके, थोड़ा हिंदी भी देख लेते हैं। अगर शुद्ध हिंदी में अगर आपके पास बेयर एक्ट है हिंदी का तो आपको समझ आएगा कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हैं। पहला तो यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, और दूसरा यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यों के सत्संग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बनाते हैं। हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल बनाएंगे कि प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है और प्रोबेबिलिटी नहीं भी हो सकती है कि वो बात हुई होगी या वो बंदा उस जगह पे होगा या नहीं होगा, या क्या सिनेरियो रहा होगा उस सिचुएशन का। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है तो जस्ट फोकस ऑन दैट। ओके, अब सपोज करो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है बेयर एक्ट में कि ए ने कोलकाता में अपराध किया है, लेकिन ए बोलता है मैं तो उस वक्त कोलकाता में था ही नहीं, मैं तो लाहौर में था। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो लाहौर से कोलकाता आ सकता था, फ्लाइट पकड़ के आ गया हो और काम करके अपना मतलब किसी का खून वून किया हो या फिर जो करना था उसको क्राइम, और वापस आ गया हो कोलकाता। तो चांसेस है ना, तो यही पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना चांसेस है कि वो बंदा क्राइम करके वापसी आ सकता है। ओके, अगर हम बात करें इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स की, तो ये वो चीज होती है कि जो रियल सिचुएशन है उसमें तुम्हें नहीं पता लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन वो रेलेवेंट है। अगर तुमने चेतन भगत की रूम नंबर 105 पढ़ी है ना, तो तुम्हें ये जो सेक्शन है ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसमें ना जहां पे वो लड़की का मर्डर हुआ था वहां पे वो बंदा था ही नहीं जिसने उसका मर्डर किया था, और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि सच में वो बंदा मर्डर करके वापसी चला भी गया। और जहां पे वो बंदे थे वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उनपे एलिगेशन लग रहा था कि इन्हीं लोगों ने उसका मर्डर किया है, जबकि बुलाया पुलिस को उन्हीं बंदों ने था। ठीक है, और जिसने उस लड़की का मर्डर किया था वो बंदा किसी दूसरे स्टेट से वहां पे आया, उसका मर्डर किया और फिर दूसरे स्टेट में ही चला गया। देयर इज नो एविडेंस, लेकिन रेलेवेंसी क्या मिली कि जहां पे वो एयरपोर्ट पे उसने लैंडिंग करी वहां के सीसीटीवी फुटेज में वो आ गया, लेकिन उसकी जो कनेक्टिविटी थी उस मेन ऑफेंस से वो प्रूव हो गई। तो दैट इज योर इनकंसिस्टेंट। मतलब पता नहीं लगा सकते कि हुआ होगा पर हुआ है। ये सेक्शन एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो प्ली ऑफ एलिबी ले सके। अगर हम बात करें प्ली ऑफ एलिबी की, तो वो क्या होता है? प्ली ऑफ एलिबी होता है जब एक पर्सन बोलता है कि मैं उस जगह पर था ही नहीं जहां पर क्राइम सीन हुआ है, या फिर वो एविडेंस देता है अपने कि देखो जी मैं तो फलानी जगह पे था जब ये एलिगेशंस मुझ पर लग रहे हैं, जब मैं इस जगह पर था ही नहीं तो मैं क्राइम कैसे कर सकता हूं। ओके, अब सपोज करो प्ली ऑफ एलिबी जो बंदा दे रहा है कि मैं उस जगह पर था ही नहीं, वो इतने छोटे डिस्टेंस पे था कि वो कांड करके आ भी जाएगा तो भी नहीं उसको पता लगेगा। लाइक सपोज करो जहां पे मर्डर हुआ और जिस पर एलिगेशन लगे हैं वो सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था उस जगह से, तो अब कोर्ट कैसे मान लेगा कि उसने क्राइम नहीं किया? हो सकता है वो आधे घंटे के अंदर अंदर जाके अपना आधे घंटे में ही काम करके आ गया हो,
मर्डर करने में कितना टाइम लगेगा उसको, या फिर चोरी करने में भी कितना टाइम लगेगा, पर वो कर सकता है ना ऐसा। पॉसिबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी भी पूरी पूरी है कि भाई हाँ वो जाके वापसी आ सकता है। अब एक एक मिनट का हिसाब तो कोई नहीं रखने वाला। और वही हम बात करें डिस्टेंस की, तो हो सकता है कोई 25 फीट की दूरी पे हो उस टाइम पे, और वो बोल रहा है कि मैं तो प्ले ऑफ एलिबी दे रहा हूं, मैं तो उस जगह पे था ही नहीं। अब 25 फीट होता ही कितना है, मतलब दौड़ के आके कुछ भी करके चला जाए और फिर वापसी हो जाए, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो ये प्ले ऑफ एलिबी जब ही दो जब आप एक पूरे डिस्टेंस पे हो जहां पे आपको आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, कि आप क्राइम सीन से थोड़ी क्या काफी दूर हो, एंड आपके दूर होने का भी प्रूफ होना चाहिए। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो तो कहीं तो आपका कोई रिकॉर्ड होगा, किसी हॉस्पिटल में गए होगे, किसी वकील से मिले होगे, या फिर कोई रजिस्टर में लॉग इन तो किया होगा ना आप। अब अगर आप किसी के घर जा रहे हो और उनका घर सोसाइटी में है, तो बेसिकली क्या होता है, आजकल सोसाइटी में एंट्री करते हैं तो मेन गेट पे ही ना वॉचमैन आपके साइन करवा लेता है, उस रजिस्टर में आपकी एंट्री हो गई, तो वो एक प्रूफ हो गया कि हाँ आप उस जगह पे उस टाइम पे थे। कई बार तो ये होता है आप एग्जिट भी करते हो ना तो भी आपको टाइमिंग लिखनी पड़ती है, किसी ऑफिस में आप जाओगे तो भी आपको एंट्री करनी पड़ती है कि इस टाइम पे आप गए थे ऑफिस में और इस टाइम पे बाहर आ गए आप। सो इन शॉर्ट देयर शुड बी अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस एंड देयर शुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग। अगर 8-10 घंटे हैं तो भी आप बहुत मुश्किल से ट्रैवल कर पाओगे एक जगह पर जाने के लिए और आने के लिए, एंड टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। एंड वही आपको प्रूफ करना है कि हम तो वहां आ ही नहीं सकते और हम वहां होंगे ही नहीं, तो फिर हम काम कैसे करेंगे, या फिर जो भी ऑफेंस हम पे लगा है, जो भी एलिगेशन लगा है, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं केस की, जो है मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इसमें ना जो डिफेंडेंट होता है वो बोलता है कि भाई मैं तो जब ऑफेंस हुआ था तो मैं अपनी फैमिली के साथ एक पार्क में म्यूजिकल प्रोग्राम अटेंड कर रहा था। तो उसका जो स्टेटमेंट था वो 3-4 चीजों से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा था। एक तो जो विक्टिम था उसका डाइंग डिक्लेरेशन कि भाई उसी ने मुझे मारा है, फिर उसके फिंगरप्रिंट्स वहां पे मिल गए, और आपका डीएनए एनालिसिस भी हुआ कि उसका जो फिंगरप्रिंट का डीएनए था वो भी मैच हो गया वहां पे। फिर फाइनली जिस पार्क का वो एविडेंस दे रहा था उस पार्क की अथॉरिटी ने बोला कि यहाँ पे तो हमने किसी परफॉर्मेंस को अलाउड ही नहीं किया, और फिर जिस डेट की बात हो रही है उस डेट पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट होगी सारी चीजें, तो कोर्ट ने उसकी प्ली रिजेक्ट कर दी। अब ऑब्वियसली जब सारी ही चीजें अगेंस्ट हैं तो कोर्ट कैसे मान लेगा कि वो उस जगह पर था ही नहीं या था उस जगह पर। क्योंकि तो वो होगा तो जब वहां पे कुछ हुआ होगा, जब पार्क में कोई प्रोग्राम था ही नहीं, तो वो कहाँ से आ गया उसकी फैमिली के साथ। फैमिली तो झूठ बोलेगी, ऑब्वियसली उसको बचाना होगा, लेकिन कोर्ट को तो एविडेंस मिल गया ना, तो इसी बेस पे कोर्ट ने प्ली को रिजेक्ट कर दिया। दैट्स इट। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज की, कि कौन से फैक्ट्स ये शो करेंगे कि वो हाईली प्रोबेबल है या फिर इम्प्रोबेबल है। तो अगर हम पहला केस देखें हाईली प्रोबेबल का, जो कि है आपका कालू मिर्जा वर्सेस एम्परर। तो इसमें एक पर्सन होता है, उसके पास एक जमीन होती है, तो वो पहले एक बंदे को जमीन दे देता है, कि बेच देता है बेसिकली, और उस डीड में वो उसका हिस्सा दे देता है, और जो बची हुई जमीन होती है वो किसी दूसरे बंदे को वो सेल कर देता है। अब जो दोनों बायर्स थे उनको ये कंफ्यूजन हो गया कि कितना हिस्सा मेरा है और कितना हिस्सा दूसरे वाले का है, तो वो कोर्ट चले गए। कोर्ट ने बोला कि जिस बंदे को पहले जमीन बेची गई है तो उसके हिसाब से जितना हिस्सा उसको बनाया गया है वो ही हम उसको मानेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो दूसरे वाले बंदे का हो जाएगा। रिसाइटल्स मायने रखते हैं, पर क्या होता है ना, कई बार गांव की जगह होती है ना, तो वो क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी जगह बढ़ाते चले जाते हैं, तो उस चक्कर में उतना नहीं पता चलता कि कितना पोर्शन किसका है। ठीक है, और वहीं डीड के मायने खत्म हो जाते हैं। अब सपोज करो मैंने कागजों पे तो लिख दिया कि इतने एकड़ जमीन मेरी है, और दूसरे वाले बंदे ने क्या किया, थोड़ी जमीन करके बढ़ाता चला गया। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कितना हिस्सा मेरा है और कितना हिस्सा उसका है, तो इसी चक्कर में मैं कोर्ट चली जाऊंगी।
तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कितना हिस्सा किसका है। तो वो प्रोबेबिलिटी यही है कि पहले जो डीड साइन हुई, पहले जिस बंदे को बेचा, उसी की पॉसिबिलिटी है कि जितना हिस्सा उसको मिला, उसके बाद जो बचा वो दूसरे का हुआ। तो ये कोर्ट का डिसीजन था। अब अगर बात करें हम हाईली इम्प्रॉबेबल की, तो इसमें जो केस है वो आपका संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें एक बंदा विटनेस होता है, वो विटनेस ये बोलता है कि मैंने देखा कि 25 फीट की दूरी से एक बंदे को शॉट किया गया, मतलब उसने ऐसा देखा। लेकिन जिस बंदे को गोली लगी थी, उस बंदे के वुंड से ये पता चला कि ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 यार्ड की दूरी से शॉट हुआ होगा बस। 25 फीट तो लाइक 8 या 9 यार्ड्स हो गए। और जो विटनेस था वो ये बता रहा था कि 25 फीट की दूरी से, 25 फीट मतलब बहुत दूर से शॉट हुआ। मतलब अगर आप मेडिकल रिपोर्ट से देखो तो वो पॉसिबल नहीं था। और वहां उस बंदे की जो विटनेस था, उसकी जो हाईली इम्प्रॉबेबल हो गया वो, कि कहाँ तो 1 यार्ड और कहाँ फिर 8-9 यार्ड। 1 यार्ड में बेसिकली 3 फीट आते हैं आपके। तो अब देख लो, वो बंदा बोल रहा है 25 फीट, तो 8-9 फीट, 8-9 यार्ड हो गए। तो मेडिकल रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ने ये ओपिनियन दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 25 फीट और 1 यार्ड में डिफरेंस ही ना कर पाओ। तो वो विटनेस झूठ बोल रहा है। तो इसलिए कोर्ट ने हाईली इम्प्रॉबेबल उसका जस्टिफिकेशन दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। इट इज बेसिकली हाईली इम्प्रॉबेबल अगर हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में जाएं। ओके, अब अगर हम बात करें कि क्या स्कोप है इस सेक्शन का, तो इसका स्कोप ना देखो, ये सेक्शन बहुत बड़ा है। अगर इसको समझने पे जाए तो ये बहुत बड़ा जाता है, लेकिन बेयर एक्ट में छोटा ही है, पर इसका जो मीनिंग है ना वो अनलिमिटेड उसमें जाता है, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर तो कोई फैक्ट शो कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटीज और इनकंसिस्टेंसी, और वो फैक्ट इनकंसिस्टेंट है किसी सिचुएशन से, तो इट इज एडमिटेड और एक्सेप्टेड इन द कोर्ट। तीसरी बात, इसका ना पूरा दारोमदार आपका कोर्ट पे है कि कोर्ट कैसा सिनेरियो देख रही है और उसके सामने क्या सिचुएशंस हैं। तो कोर्ट की प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना सोच रहा है और कितना नहीं सोच रहा है। हो सकता है कुछ सिचुएशन कोर्ट को लगे कि नहीं, ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं है इसकी, और हो सकता है कोई कह दे कि हाँ प्रोबेबिलिटी तो है। तो इट डिपेंड्स ऑन कोर्ट ऑल्सो। तो ये सेक्शन को आप लिमिटेड नहीं कर सकते कि नहीं ये तो सिर्फ इतने एविडेंस पे लिमिट आ जाएगी। मतलब यू कांट सेट अ बार ऑन इट कि भाई इससे ज्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो इनकंसिस्टेंट है या नहीं है, वो हाईली प्रोबेबल है या नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन कोर्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स विच आर प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। ओके, तो ये है आपका सेक्शन 11। तो इस सेक्शन के बारे में जो हमारे जेम्स स्टीफन भाई साहब हैं ये भी कुछ बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जिस चीज की पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकती है, तो वो इस एक्ट में ना हम उसकी रेलेवेंसी इजीली असर्टेन कर पाएंगे। इसलिए ये सेक्शन बनाया गया है, क्योंकि एक जनरल ग्राउंड दे देता है हर चीज को एक व्यू से देखने का। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ना आपको क्लियरली नहीं दिखती हैं। वो कहते हैं ना, कुछ चीजें साफ साफ नहीं दिख रही होती है तो थोड़ी धूल हटानी पड़ती है। तो ये सेक्शन वो चीज बता रहा है आपको, कि वो आपको एक चांस दे रहा है कि आप देखो कि हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो। ओके, तो ये था आपका सेक्शन 11 एंड आई होप मैंने इसके साथ जस्टिफिकेशन किया होगा। और अगर एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस आती रहेंगी, और अगर आपको चाहिए कि कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, एंड होगा तो हम वो वीडियो जरूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।